हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कर प्रयास में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसको हम लोगों ने समझा। और इस वीडियो में हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में जानेंगे, यानी क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं रिसर्च में, या किसी रिसर्च को करने के लिए हम लोग कौन से स्टेप्स उठाते हैं या किस स्टेप्स पर हम लोग चलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉर दे आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ना ही तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ना ही ये अलग है, और ना ही ये डिस्टिंक्ट है, मतलब सेपरेट भी नहीं है, डिस्टिंक्ट भी नहीं है। जो भी वेरियस स्टेप्स है रिसर्च प्रोसेस में, है ना, यानी वो सब एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को लिंक करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट नेसेसरली फॉलो ईच अदर इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। दे डू नॉट नेसेसरली फॉलो ईच अदर, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो लोग फॉलो ही करें, है ना। दे डू नॉट नेसेसरी फॉलो ईच अदर, एक दूसरे को फॉलो ना करे, है ना, नहीं भी कर सकते हैं। And the researcher has to be constantly anticipating at each step in the research process the requirements of the subsequent steps. However, the following order concerning various steps provides a useful procedural guideline regarding the research process. कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो स्टेप्स जो यहाँ मेंशन किए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल इसी ऑर्डर पर चला जाए, है ना, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हर एक स्टेप को लिया जा सकता है ना। फिर भी फॉलोइंग ऑर्डर जो है, ये जो ऑर्डर यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, तो फॉलोइंग ऑर्डर कंसर्निंग वेरियस स्टेप्स प्रोवाइड अ प्रोवाइड्स अ यूजफुल प्रोसीजरल गाइडलाइन रिगार्डिंग द रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उसमें ये जो ऑर्डर है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, समझने में। तो ये क्या क्या स्टेप्स है, तो सबसे पहला है वो है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको पहले फॉर्मुलेट करना, क्योंकि जब तक हम लोगों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो हम लोग रिसर्च किस पर करेंगे और रिसर्च कैसे करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं, तब तक रिसर्च करेंगे कैसे। और अगर हमें पता होगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, यानी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, या जो भी चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर डिजीज़ है ना, और उस पर जो मेडिसिन है वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है, या अगर इफ़ेक्टिव है तो भी उस पर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। तो हम लोग, हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जो मेडिसिन है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हम ऐसा मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट या तो ना हो या तो बहुत कम हो, है ना। तभी तो रिसर्च आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा एम डिसाइड कैसे होगा, हमारा एम डिसाइड होगा जब तक प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तब तक एम डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पहला स्टेप जो है वो है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा जो है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। एक बार जब हमने सोच लिया कि ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ है, ठीक है, जैसे मान लो माइग्रेन। आज के डेट में माइग्रेन जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो हमने सोचा कि माइग्रेन से रिलेटेड अभी तक जो भी मेडिसिन्स हैं उसमें पेन किलर दिया जाता है, लेकिन जब तक पेन किलर दिया जाता है तब तक इस मेडिसिन का असर होता है, उसके बाद जो है ये माइग्रेन फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी पेन जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है।
और परमानेंट क्योर इसका है नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मेडिसिन बनाया जाए जिसका साइड इफेक्ट भी कम हो और वो माइग्रेन को क्योर कर दे, कंप्लीटली क्योर कर दे। तो सबसे पहले तो माइग्रेन क्या होता है ये समझना होगा। दूसरा ये समझना होगा कि अभी तक इस पर क्या-क्या वर्क हो चुका है ना? सबसे पहले तो माइग्रेन क्या है ये समझें। दूसरा, इस पर अभी तक क्या-क्या वर्क हो चुका है वो समझें। तीसरा, मेडिसिन जो बना है वो किस बेसिस पर बना है, यानी उसके जो भी मेडिसिन्स हैं, उस मेडिसिन्स के बारे में अपने को डिटेल निकालना होगा। और अगर मेडिसिन बना है तो किस तरह से बना है। जिस प्लांट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों ने सोचा कि हम किसी प्लांट को यूज़ करके इसका एक ड्रग जो है वो फॉर्म करेंगे। तो जिस प्लांट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं उस प्लांट के लीफ पर, स्टेम पर, रूट पर, फ्रूट पर, सीड पर, ठीक है? तो डिफरेंट उसके पार्ट्स पर ये हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा कि असर होता है या नहीं, वो माइग्रेन पर इफ़ेक्टिव है या नहीं, है ना? और किसी ने इस पर वर्क किया है या नहीं, मतलब माइग्रेन पर क्या-क्या वर्क हुआ है, उस प्लांट पर क्या-क्या वर्क हुआ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग को जाननी होंगी। तो ये कहाँ से आएगा? अपना लिटरेचर सर्वे से आएगा, ठीक है? इसलिए इसमें लिखा है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। अपने को बहुत ज़्यादा लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा। दूसरा जो तीसरा जो स्टेप है वो है डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, ठीक है? फोर्थ स्टेप क्या? हाइपोथेसिस डेवलप करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अ, हमारे पास टेस्ट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस है ना, कि ये जो ड्रग हम बनाने जा रहे हैं ये इसमें इफेक्टिव नहीं होगा, दैट इज नल हाइपोथेसिस। इफेक्टिव होगा, दैट इज टेस्ट हाइपोथेसिस, है ना? तो ये जो भी हाइपोथेसिस है वो हम लोग डेवलप करेंगे। देन प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। अब कैसे आगे बढ़ें? भाई ये तो हमने काफ़ी सारा लिटरेचर सर्वे कर लिया, अपने को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए, लेकिन अब उस रिसर्च डिज़ाइन पर हम लोग कैसे आगे बढ़ें, यानी क्या क्या स्टेप लें कि पहले ये करना है, इसके बाद अपने को ये करना है, इसके बाद अपने को ये करना है, देन अपने को आकर के डिफरेंट इसके टेस्ट्स करने हैं। तो जो भी है ना? इससे रिलेटेड जो भी वर्क हुआ वो अपन डिज़ाइन फिर करेंगे। दैट इज़ नंबर 4। नंबर 5 जो स्टेप है वो क्या है? डिटरमाइनिंग सैंपल डिज़ाइन। जो भी सैंपल डिज़ाइन है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, है ना? कि क्या इसके पहले, जैसे हम लोग यहाँ पर बात किए ना कि इसके पहले जिन लोगों ने मेडिसिन इस पर बनाए हैं, उन लोगों ने मेडिसिन कैसे बनाया है? टैबलेट बनाया है तो कैसे बनाया है? इंजेक्शन बनाया है तो कैसे बनाया है? तो इन्होंने क्या रिसर्च डिज़ाइन बनाया था, ठीक है? तो कुछ जो सैंपल डिज़ाइन है उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे, खोजेंगे, है ना? देन कलेक्टिंग द डेटा मतलब क्या हुआ? अपना जो भी रिसर्च डिज़ाइन हुआ कि अपन ऐसे-ऐसे इसको प्रोसीड करने वाले हैं या ऐसे अपन प्रोसीड करेंगे, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास डेटाज़ आएँगे, तो उन डेटाज़ का हम लोग कलेक्शन करेंगे। जो भी डेटा हमारे पास आया, इट मीन्स क्या हुआ कि हम लोगों ने उस डेटा को कलेक्ट किया है। हमारे सिस्टम में, हमारे कॉपी में, हमारे नोटबुक में वो डेटा मेंशन है, लिखा हुआ है। अब उस डेटा पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स लगाएँगे, है ना? स्टैटिस्टिक्स लगाएँगे, तब एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट पर हम लोग आएँगे, ठीक है? तो ये हुआ स्टेप नंबर 6 कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या है 7 नंबर? एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद है एनालिसिस ऑफ डेटा। जो भी डेटा हम लोगों को मिला उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? एनालाइज करने वाले हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल जो पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, उसको यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं? डेटा को एनालाइज करेंगे कि जो भी डेटा हमारे पास आया वो डेटा हमारे काम का है या नहीं है ना? सही में हम लोग उससे वो मेडिसिन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, माइग्रेन का वो दवा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या प्रेजेंट मार्केट में जो दवा एग्जिस्ट कर रहा है वो अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो अपन ने जो दवा बनाया है
क्या वो इफेक्टिव इससे ज़्यादा है, इसके बराबर है, इससे थोड़ा कम है, या बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारा एनालिसिस अपने को जो डेटा हमारा आया है उसी से होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो जो भी हाइपोथेसिस हमने लिया है उस हाइपोथेसिस का हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्टिंग करने वाले। तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स होते हैं, है ना, जिससे हम लोग अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे टी टी टेस्ट है, स्टूडेंट टी टेस्ट है ना, काई स्क्वायर टेस्ट है। तो किस जगह पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं वो हम लोग अपने रिसर्च जो या जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने बनाया है, जिस तरह का डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इन सारे टेस्ट को डिसाइड करेंगे कि हम इस पर कौन सा टेस्ट लगाएं, है ना। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट होता क्या है, नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यानी जब हाइपोथेसिस टेस्ट कर लिए तब हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, बतलाएंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस लिया था वो हाइपोथेसिस कितना सही है, कितना गलत है ना। और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बताएंगे कि जो भी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में अपना जो ड्रग बना वो किस जगह पर आता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे जगह पर आ रहा है, मीडियम पर आ रहा है, या बहुत लो पर आ रहा है ना। कॉस्ट देखेंगे कि इसको बनाने में क्या कॉस्ट आ रहा है, इसको बनाने में क्या कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट तो खैर अलग बात है, ये तो इंडस्ट्रियल वे का बात हो जाता है ना। जस्ट अगर उस पर वर्क करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करना है थोड़ा, तो कॉस्ट बाद में देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि वो इफेक्टिव है भी या नहीं, है ना। तो ये हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप है क्या, या लास्ट स्टेप है क्या, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट हमारे पास आया उसको प्रिपेयर करेंगे फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट। जो रिजल्ट है उसके प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। दैट इज फॉर्मल राइटअप ऑफ कंक्लूजन्स रीच्ड। अपन क्या कंक्लूजन में पहुंचे, है ना, इतना जो हम लोगों ने वर्क किया, इतना जो अपने अपन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो है ना, अपने रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जो भी अपने वर्क किया, तो अपन क्या कंक्लूजन पर आए कि वेदर दिस इज़ इफ़ेक्टिव और नॉट, है ना। और अगर इफ़ेक्टिव है तो कितने लेवल पर इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो ये सारा जो हुआ वो क्या हुआ, अपना डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च हुआ। अब इसी को हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है क्या, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम लोग फॉर्मुलेट करें। तो देयर में बी टू बेसिक नेचर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जो भी है ये हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और इसके बाद मैं आपको एक अपना थेसिस जो है, जो मैंने किया था, वर्क जो रिसर्च मैंने किया था, तो वो जो थेसिस है उसके कुछ पार्ट्स मैं आपको दिखलाऊंगा और बताऊंगा। उससे भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से रिसर्च को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम लोग लिटरेचर सर्वे करते हैं, किस तरह से हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना, या किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम पहले अराइज करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उस पर किस तरह से वर्क करके डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जितने भी स्टेप्स हैं ये मैं वहाँ पर आपको दिखलाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर जो लिखा है पहले इसको हम समझते हैं। तो फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, देयर मे बी टू बेसिक नेचर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। दो बेसिक नेचर है रिसर्च प्रॉब्लम का। दैट इज इट मे बी रिलेटेड आइदर टू स्टेट्स ऑफ नेचर और टू द रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि देयर मे बी टू बेसिक नेचर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है उसका दो बेसिक नेचर होता है ना। पहला क्या हो सकता है, पहला रिलेटेड आइदर टू स्टेट्स ऑफ नेचर, किस नेचर का है उससे वो रिलेट कर रहा होगा, और टू द रिलेशनशिप विथ बिटवीन वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उस पर वो
रिलेट करेगा। एट द वेरी आउटसेट द रिसर्चर मस्ट सिंगल आउट द प्रॉब्लम ही वांट्स टू स्टडी। एट द वेरी आउटसेट मतलब बहुत शुरुआत में ही, है ना, जो भी रिसर्चर है मस्ट सिंगल आउट, यानी उसको जानना होगा द प्रॉब्लम ही वांट्स टू स्टडी, मतलब किस प्रॉब्लम पर वो स्टडी करना चाहता है। अगर यही नहीं जानेंगे तो फिर स्टडी कैसे करेंगे। दैट इज ही मस्ट डिसाइड द जनरल ऑरा ऑफ इंटरेस्ट और एस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर दैट ही वुड लाइक टू इंक्वायर इनटू, है ना। जैसे मान लो कि एक रिसर्चर जो है ना, वो ही और शी इज रिलेटेड टू सपोज साइंस, और इसमें उसको नॉलेज है, इसमें उसको पता है सारी चीजें, और कोई उसे कह दे कि अ, आपको एक, आप तो भाई हो रिसर्चर हो, तो आपको तो रिसर्च करने आता है, तो एक काम करो, ज्योग्राफी के फील्ड में उसे या हिस्ट्री के फील्ड में उसे रिसर्च करने को डाल दिया जाए, तो क्या वो उसके लिए इफेक्टिव होगा? उसके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको अपना इंटरेस्ट जानना होगा, है ना, कि वो कौन से फील्ड में और किस सब्जेक्ट में उसे रिसर्च जो है वो करना है, वर्क जो है वो करना है। ठीक है, जिसमें वो वर्क करना चाहता है। ठीक है, इनिशियली द प्रॉब्लम में बी स्टेटेड इन अ ब्रॉड जनरल वे एंड देन द एम्बिग्विटीज इफ एनी रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में एक ब्रॉड जनरल वे में उसने एक देखा कि मान लो कि उसने कहा कि नहीं भाई भाई आप हमें ज्योग्राफी या हिस्ट्री से रिलेटेड काम मत दो, हम ये नहीं कर सकते। या फिर कोई एक रिसर्चर जो है, या जैसे मान लो कि आप ग्रेजुएशन में आपने जो डाइजर्टेशन प्रोजेक्ट किया, या आपने एमएससी में कोई प्रोजेक्ट किया, ठीक है, या आप पीएचडी में कोई प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपने सोचा कि भाई मुझे ज्योग्राफी हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ों में नहीं जाना है, मैं तो साइंस से रिलेट करता हूँ। या आप ये सोचोगे कि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेट करता हूँ, मैं साइंस में नहीं जा सकता, जो भी। तो मान लो कि आप साइंस से रिलेट कर रहे हो और आपने कहा कि हम इसमें नहीं जा सकते, साइंस में ही हम जाएंगे। पर साइंस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, मैथ्स भी है ना। तो आप बायो में भी बॉटनी है, जूलॉजी है, ठीक है, तो आप किस पे जाना चाहोगे? आपने सोचा कि मैं कोई एज सच डिजीज़ है, कोई डिजीज़ को मैं सेलेक्ट करूंगा और उस डिजीज़ पर मैं कोई ड्रग फॉर्म करूंगा, ठीक है, इस चीज को आपने सोचा। तो अब आपको तो अभी आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप, बहुत सारे डिजीज होते हैं, तो आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि आप कौन से पर्टिकुलर डिजीज पर काम करोगे। तो आपने अभी ब्रॉड जनरल वे में सोचा है कि मैं एक डिजीज पर वर्क करूंगा। अब बाद में फिर आप धीरे धीरे क्या किए, एक कंक्लूजन पर आए कि मुझे ब्लड रिलेटेड डिजीज पर या कैंसर पर वर्क करना है। अब आप क्या सोच लिए कि मुझे कैंसर पर वर्क करना है, ठीक है। पर कैंसर भी देखो बहुत तरह का है, ब्लड कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है ना, यूट्राइन कैंसर है, हम्म, तो बहुत सारे, ओरल कैंसर है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर है। अब आपने सोचा कि मैं ब्लड कैंसर पर वर्क करूंगा, ठीक है। तो यानी आपने पहले ये देखा कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ भाई, मैं बायोलॉजी से बिलोंग कर रहा हूँ, बायो फील्ड से बिलोंग कर रहा हूँ, और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं एक किसी डिजीज पर कुछ ड्रग रिसर्च करूं। तो आप क्या हुए, ब्रॉड सेंस पे आए, और फिर धीरे 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 आपने एक कैंसर का टॉपिक पकड़ा, कैंसर के टॉपिक से भी अब आप ब्लड कैंसर पर आ गए, है ना। यानी अब आप क्या कर रहे हो, एम्बिग्विटीज इफ एनी रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम बी सॉल्व, धीरे 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 आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप पहुंच रहे हो।
then the feasibility of a particular solution has to be considered before a working formulation of the problem can be set up. तब the feasibility of a particular solution या किसी भी चीज का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो फिजिबिलिटी है हैज टू बी कंसिडर्ड, तब कंसिडर करना चाहिए बिफोर अ वर्किंग फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सेटअप। यानी जो भी प्रॉब्लम आपने सेटअप किया, जैसे आपने सोचा कि आपने ब्लड कैंसर पर काम करना है, ठीक है, तो ये जो आपने प्रॉब्लम सेट किया है, इस पर जो भी आप वर्किंग फॉर्मुलेशन करोगे, है ना, यानी रिसर्च डिजाइन जो करोगे, उसके पहले फिजिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यानी इसका सॉल्यूशन आपको जो मिलेगा वो फिजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, और होगा तो कितना होगा, तो उस पर पहले आपको सोच लेना होगा। द फॉर्मुलेशन ऑफ अ जनरल टॉपिक, कोई भी जनरल टॉपिक का जो फॉर्मुलेशन होता है ना, द फॉर्मुलेशन ऑफ अ जनरल टॉपिक इनटू अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम। एक जनरल टॉपिक था, हमने कहा कि हम भाई ड्रग फॉर्मुलेशन पर काम करेंगे, ठीक है, ये आपका एक जनरल टॉपिक था। पर इस जनरल से आप उठ करके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम में पहुंच गए, है ना, क्या, तो ब्लड कैंसर, राइट। सो द फॉर्मुलेशन ऑफ अ जनरल टॉपिक इनटू अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, दस इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट स्टेप इन अ साइंटिफिक इंक्वायरी। यानी सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है कि आप जो हो वो जनरल टॉपिक से सोचते सोचते आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर पहुंचते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप ये ध्यान दोगे इस चीज को कि जब आप डाइजर्टेशन में जाते हैं या जब आप पीएचडी में जाओगे, तो वहां पर जो आपके गाइड होंगे वो दो तरह से वर्क कर सकते हैं। ये जो आपके गाइड होंगे वो दो तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो क्या कि एक ऐसे गाइड होते हैं जो आपको बोल देंगे देखो ये टॉपिक है, आपको इसी पर काम करना है, इस पे दिमाग लगाना शुरू कर दो। और दूसरे तरह के जो गाइड हैं वो क्या कहेंगे कि पहले सोचो, अपने इंटरेस्ट को निकालो अपने अंदर से, तुम क्या करना चाहते हो या क्या करना चाहती हो। ये मेरा लैब है, लैब में ये सारे फैसिलिटीज़ हैं, है ना, और यहाँ पर ये सारे वर्क्स होते हैं, इसमें से देखो, मतलब अपने अंदर का इंटरेस्ट जगाओ कि किस पर वर्क करना चाहते हो या किस पर वर्क करना चाहती हो। या ऐसे बताऊं कि जब ग्रेजुएशन का डाइजर्टेशन करने के लिए या मास्टर डिग्री का ग्रेजुएशन डाइजर्टेशन करने के लिए, है ना, आप लोग या हम लोग एक पर्टिकुलर लैब को सर्च करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अ, बस लैब देखा और चले गए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, ठीक है। जब अपने इंटरेस्ट को देखते हैं तो लगता है कि भाई ये लैब मेरे इंटरेस्ट का नहीं है और ये सारे लैब जो है मेरे इंटरेस्ट के हैं, तो वहाँ पर ही हम लोग इंक्वायरी करते हैं, राइट। तो हम लोग का जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है या रिसर्च प्रॉब्लम जो पहला स्टेप है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि एक जो जनरल टॉपिक है वो अपने इंटरेस्ट से आएगा, और अपने इंटरेस्ट को पहले जानना होगा, है ना। जब तक टीचर बोलते रहेंगे या आपके गाइड आपको बोलते रहेंगे, तब तक आपका खुद का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो अपने अंदर झांक के देखना होगा, अपने अंदर को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा कि किस चीज में अपना इंटरेस्ट है, किस चीज में अपन वर्क करना चाहते हैं, और तब वहां से शुरू होगा एक पर्टिकुलर टॉपिक, और उस पर्टिक एक एक टॉपिक है ना, और उस टॉपिक से फिर सोचते सोचते एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आ जाएंगे या स्पेसिफिक टॉपिक पर हम लोग आ जाएंगे। तो जनरल टॉपिक से स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर हम लोग पहुंच जाएंगे, और यही पहला स्टेप होता है, ठीक है। एसेंशियली टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम।
क्या है कि 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है इन फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में 2 स्टेप आता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम थॉरोली, प्रॉब्लम को पहले थॉरोली समझिए। जैसे आपने कह दिया कि भाई हम ब्लड कैंसर पे काम करना चाहते हैं, तो क्या आप कैंसर के बारे में जानते हैं? क्या आप पूरे तरह से ब्लड को जानते हैं? और क्या आप ब्लड कैंसर को जानते हैं? तो पहले तो प्रॉब्लम को थॉरोली आपको समझना होगा एंड रीफ्रेजिंग द सेम इनटू मीनिंगफुल टर्म्स फ्रॉम एन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब कैसे हमको एनालाइज करना है अपने डेटा को, कभी मान लो कि आप इसमें वर्क करते हैं और हमारे पास डेटा आता है, तो हम उस डेटा को किस तरह से एनालाइज करेंगे मीनिंगफुल टर्म में, वो भी हम लोगों को अपने दिमाग में रखना होगा, रिफ्रेज करना होगा, उन सारे टर्म्स को समझना होगा। ठीक है, यानी जो भी टर्म्स हैं या जो भी अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी टर्म्स है ना, उन सारे टर्म्स को मीनिंगफुल वे में समझना होगा, डेप्थ में समझना होगा, थॉरोली समझना होगा और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। ठीक है, जैसे कैंसर तो हम लोग जान रहे हैं, कैंसर क्या होता है भाई? अनस्टॉपेबल ग्रोथ ऑफ सेल। अगर सेल का ग्रोथ हम लोग रोक नहीं सकते या सेल का ग्रोथ रुकता नहीं है और वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाए करता जाए करता जाए, एंडलेस ग्रो करता जाए, तो कैंसर को जन्म देगा। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए। लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा आ जाए, है ना, हमारे पास कुछ डेटा आ जाए, तो इस डेटा को हम लोग कैंसर से कैसे रिलेट करेंगे? ठीक है, इसके लिए अपने को तैयार रहना होगा। क्यों? क्योंकि काम इसी पे कर रहे हैं, ब्लड कैंसर पे कर रहे हैं, राइट? तो जो डेटा आएगा, वो डेटा हम लोग ब्लड कैंसर से कैसे रिलेट करेंगे और कैसे बताएंगे या कैसे बता सकते हैं कि हाँ, ये जो डेटा आया है, ये डेटा हमारा ब्लड कैंसर को प्रोमोट कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है। अगर इनहिबिट कर सकता है तो किस लेवल पे कर सकता है, ये सारा कुछ अपने को इस डेटा से ही फाइंड आउट करना होगा, बताना होगा, एनालाइज करना होगा। इसलिए जो भी चीजें हैं, एक थॉरोली उसका नॉलेज, थॉरो नॉलेज होना चाहिए। और जो भी डेटा आता है या जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स है, उसका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में डिटेलिंग हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज टू डिस्कस इट। तो प्रॉब्लम को काफी अच्छे से हम लोग कैसे जानेंगे, है ना? तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज टू डिस्कस। आपको डिस्कस करना चाहिए, हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस इट विथ वंस ओन कलीग्स। जो अपने कलीग हैं, अपने दोस्त हैं या अपने लैबमेट्स हैं, उनके साथ अपने को डिस्कस करना चाहिए। और विथ दोज हैविंग सम एक्सपर्टीज इन द मैटर, या जिनको इसके बारे में नॉलेज है ना, उनसे थोड़ा डिस्कस करना चाहिए ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। वो किस नज़र से देख रहे हैं इस टॉपिक को या इस प्रॉब्लम को। हो सकता है एज अ रिसर्चर मैं उस चीज को नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो जब अपन कलीग से बात करेंगे, लैबमेट से बात करेंगे या अपने गाइड से बात करेंगे या उन लोगों से बात करेंगे जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक्सपर्टाइज हों, है ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक में जिन्होंने एक्सपर्टीज हासिल के रखी है, कर रखी है। ठीक है, तो उनसे जब बात करेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे सोचा जा सकता है, ऐसे सोचते हैं, है ना, अच्छा ये भी सोच सकते हैं। सही बात है। तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। अदरवाइज आप किताब लेके बैठोगे और उसको लगोगे पढ़ने के लिए, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली ही समझोगे ना। लेकिन जब किसी कलीग से बात करोगे, लैबमेट से बात करोगे, तो क्या होगा? डिस्कशन होगा। कुछ आप कहोगे, कुछ आप पूछोगे, कुछ वो बताएंगे, हो सकता है उनको किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन खोजने के लिए आप लोग लगोगे,
है ना? या फिर आप लोग किसी दूसरे जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे बात करोगे, हो सकता है आप किसी उससे रिलेटेड जिन लोगों ने वर्क किया है, जो साइंटिस्ट हैं उनको मेल करोगे, हो सकता है आप किसी वेबसाइट में जाओगे, वेबसाइट में उस चीज़ को देखोगे। ये भी हो सकता है कि जो कंपनी पर्टिकुलर डिज़ीज़ पर या पर्टिकुलर चीज़ों पर ऑलरेडी काम कर रही है, जैसे इस केस में ब्लड कैंसर पर जो कंपनी दवा बना रही है, उस कंपनी के वेबसाइट में जा कर के वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालोगे, ठीक है? तो सीमित नहीं रहना है ना? कि नहीं बस किताब तक ही रहेंगे, अपने जर्नल तक ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप किस इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से ले सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए आप किसी भी हद तक जा सक किसी भी हद तक मतलब आप किसी भी माध्यम को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है अपने कलीग से डिस्कस करना। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा, है ना? ईमानदारी। नो डाउट आज के डेट में ईमानदारी बहुत रह नहीं गई है ना? मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आप लोग, लेकिन बहुत हद तक ईमानदारी रह नहीं गई है, लेकिन रिसर्च में रिसर्च में ईमानदारी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने वर्क को अ, काफ़ी बचा के रखिए, मतलब उसे संजो के रखिए, उसकी सीक्रेसी को, है ना? जो सीक्रेट चीज़ें या जो सीक्रेसी होती है, सीक्रेसी RACY, है ना? ये मेंटेन रखिए, बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी चीज़ पर जब आप स्टडी कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप सीक्रेसी मेंटेन रखिए, नो डाउट आप सीक्रेसी मेंटेन रखिए। लेकिन अपने कलीग से बात करने में, डिस्कस करने में, गाइड से डिस्कस करने में या अपने लैबमेट से डिस्कस करने में आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये लैब के सभी जितने भी वहाँ के बेटर टू से मेरे लिए कि जो स्कॉलर्स हैं या उस लैब में जो भी वर्क कर रहे हैं, है ना? मतलब जो रिसर्चर हैं, है ना? चाहे वो MSc लेवल के हों या PhD लेवल के हों, है ना? या PhD से ऊपर लेवल के हों, जो भी। तो जो भी स्कॉलर हैं, उनको आपस में बात करना चाहिए, कहीं भी एक दूसरे को रोक-टोक नहीं करना चाहिए। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मैं बताता हूँ अपना एक एक्सपीरियंस, बहुत गंदा सा एक्सपीरियंस रहा ये। और मुझे ये बहुत बुरा लगा कि मैं जिस लैब में था, है ना? कहाँ था ये मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर बातें कुछ और हो जाएँगी। तो मैं जिस लैब में था, वहाँ पर अ, मेरे एक सीनियर, ये मैं हूँ और मेरे कलीग हैं और ये जूनियर हैं, मान लीजिए। मैं छोटे से जूनियर को बना देता हूँ, है ना? ये मैं हूँ, है ना? माई सेल्फ। अब हुआ ये कि मैं अपने जूनियर से डिस्कस कर रहा था एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एंड रिलेवेंट टॉपिक ही था। जिस टॉपिक पर मैं वर्क कर रहा था, उसी पर मैं अपने जूनियर से बात कर रहा था। बट बातें हो रही हैं क्योंकि उस पर जो मेरे जूनियर हैं थे, वो भी वर्क कर रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत अगर इससे डिस्कस किया जाए तो जिस टॉपिक पर मैं वर्क कर रहा हूँ उस पर चीज़ें और खुलकर आएँगी और वर्क अच्छा होगा, ठीक है? और मैंने कहा भी था कि इस चीज़ पर आप अगर डिस्कस करोगे तो हम लोग मिल कर के भी वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीनियर को क्या हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो। हमारा डिस्कशन जब चल रहा था, ये चीज़ें कुछ मुझे बता रहे थे, मैं कुछ पूछ रहा था या मैं कुछ बता रहा था, यानी इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान हो रहा था।
और रिलेवेंट चीज़ों पर ही हो रहा था, तो जो सीनियर थे वो आकर के इस जूनियर को डाँट दिए, है ना? और काफ़ी ज़ोर से डाँट दिए कि बेकार के चीज़ों पे क्यों लगे हो? माइंड योर ओन बिज़नेस, या माइंड योर ओन बिज़नेस ऐसा नहीं कहा था इन्होंने, सॉरी। इन्होंने कहा था कि अपने काम से काम रखो। हाँ, तो मतलब वही हुआ, माइंड योर ओन बिज़नेस, है ना? तो ये जिस टॉपिक पर मैं वर्क कर रहा था ना, उस टॉपिक पर पहले ये थोड़ा बहुत देख रहे थे। बाद में फिर इनका टॉपिक चेंज हो गया था, है ना? तो इन्होंने कहा कि भाई अपने जो करंट टॉपिक है उस पर काम करो, पुराने वाले पर क्या ध्यान दे रहे हो और इस तरह से क्या बातचीत कर रहे हो, है ना? नो नीड टू डिस्कस, डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। अब भाई लैब है, लैब में लोग हैं, चीटिंग चैटिंग तो कर नहीं रहे हैं, है ना? गप्पे-शप्पे तो लगा नहीं रहे हैं इधर-उधर के। रिलेवेंट टॉपिक पर एक अच्छा डिस्कशन चल रहा था, और जब भी इस तरह के डिस्कशन होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं, जो वर्क के लिए फ्रूटफुल होता है, ठीक है? और तभी वर्क आगे बढ़ता है, रिसर्च वर्क आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जो इन्होंने किया, जब रोका, सो वो मुझे बहुत खटका, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अ, मैं भी जूनियर ही था इनका, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि लैब में जो भी लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, चाहे वो बीएससी लेवल के हों, एमएससी लेवल के हों, पीएचडी लेवल के हों, है ना? स्कॉलर हों, तो अगर टू द पॉइंट या टॉपिक पर कोई रिलेवेंट बात हो रहा है, या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर सीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो उस टॉपिक को रोके नहीं, बल्कि उस टॉपिक पर आकर के और हेल्प करे। तभी रिसर्च वर्क जो होगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर के आएगा, और वर्क करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है? तो कोई नहीं, यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये जो है एक फिगर दिया हुआ है, रिसर्च प्रोसेस इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में रिसर्च प्रोसेस को बताया गया है। क्या है भाई? तो जितने भी स्टेप हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जो F लिखा हुआ है, इस F का मतलब है फीडबैक। दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द सब सिस्टम टू विच इट इज ट्रांसमिटेड। और ये जो FF लिखा हुआ है, इसका मतलब है फीड फॉरवर्ड, सर्व्स द वाइटल फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। तो देखो किस तरह से ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। सबसे पहला है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, यानी किस चीज़ पर वर्क करना है उसको पहले डिफाइन करिए, अपने प्रॉब्लम को पहले निकालिए, खोजिए। ये पहला स्टेप है। इसके बाद है रिव्यू द लिटरेचर। दो चीज़ें हैं इसमें, रिव्यू कंटेंट्स एंड थ्योरीज। जो भी कंटेंट है, जो थ्योरी है, उसको रिव्यू, मतलब उस चीज़ को आप फाइंड आउट करिए, उस चीज़ को समझिए। और दूसरा बात है रिव्यू प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग, है ना? हम लोगों ने बात किया ना कि जो भी पहले इस पर काम हो चुका है, तो क्या क्या काम हो चुका है वो सारा चीज़ आपको निकालना होगा। इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। सिर्फ लिटरेचर सर्वे नहीं लिखा है, एक्सटेंसिव, यानी आपको काफ़ी थॉरो वे में लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा। सिर्फ एक दो रिसर्च पेपर पढ़ लिया और सोचे कि उस पर अपन वर्क शुरू कर दें, तो ये आई थिंक दिस इज़ बेवकूफ़ी, ये बेवकूफ़ी रहेगी, ठीक है? तो आपको थॉरो वे में बहुत सारे फाइंडिंग्स जानने होंगे, समझने होंगे, आपको वो पेपर पढ़ना पड़ेगा, तब ही आप का जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस पर रिसर्च डिज़ाइन आप फॉर्मुलेट कर पाओगे। तो खैर, तो पहला है रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना, दूसरा है रिव्यू द लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू पढ़ना जानना, तीसरा जो है वो क्या है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो चाहे आप कंटेंट्स रिव्यू या थ्योरीज रिव्यू को पढ़ के, या रिसर्च जो पेपर्स हैं उसको पढ़ करके आप क्या करोगे, अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे। जब जब रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो जाता है,
तब अगला चीज क्या होता है, डिजाइन रिसर्च और रिसर्च डिजाइन तैयार करना, यानी उसका एक रोड मैप डिजाइन करना कि मुझे एक पर्टिकुलर जैसे ब्लड कैंसर तक पहुंचना है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, टॉपिक को समझ लिया थॉरोली, आप इसको जान लिए, अपने कलीग से, लैबमेट से बात कर लिए, गाइड से बात कर लिए, टीचर से बात कर लिए, आपने इंटरनेट से इंफॉर्मेशंस ले लिया, यानी कि अब आप कैंसर क्या होता है ये समझ रहे हो, ब्लड के कंपोनेंट्स को समझ रहे हो और ब्लड कैंसर को समझ रहे हो कि ब्लड कैंसर कैसे हो रहा है। तब आप क्या कर रहे हो, आपने सोचा कि भाई मुझे किसी प्लांट को यूज करके एक ऐसा ड्रग फॉर्म करना है जो ब्लड कैंसर पर काम करेगा, यानी आप फिर प्लांट को खोजोगे। तो प्लांट खोजोगे तो प्लांट का लीफ यूज करेंगे कि क्या यूज करेंगे, और लीफ से आप जो एक्सट्रैक्ट बनाओगे वो कौन सा एक्सट्रैक्ट बनाओगे वो आप देखोगे, उससे रिलेटेड आप प्रोसीजर्स को समझोगे। तो इस तरह से जब आपका रोड मैप डिजाइन होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर हम प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, प्लांट सेलेक्ट करने के बाद प्लांट का पार्ट जो है वो हम सेलेक्ट कर लिए, प्लांट पार्ट सेलेक्ट करने के बाद हम उसका एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद जो है हम उसको क्या करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, राइट। तो इस तरह से अपन क्या किए, एक डिफरेंट 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 स्टेप्स का रोड मैप बना लिए, और ये हमारा क्या कहलाया, हमारा रिसर्च डिजाइन कहलाया। जब डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाएंगे तो हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाएगा, है ना। जब एक्सट्रैक्ट बनाए तो किस कंसंट्रेशन पर बनाए, तो वो कंसंट्रेशन भी हमारे लिए डेटा है, और डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पर जो हमने टेस्ट लगाया वो भी हमारे लिए डेटा है, ठीक है। तो फर्दर स्टेप क्या हुआ हमारा, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा करने के बाद एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किसका करना है, जो हाइपोथेसिस हमने डिजाइन किया है उसको एनालाइज करना है, उसका एनालिसिस करना है। हो सकता है कि जो डेटा हमारे पास आया वो कुछ सही नहीं आ रहा, भाई हमने काफी ईमानदारी के साथ इस चीज को परफॉर्म किया लेकिन डेटा सही नहीं आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से टेस्ट करेंगे, दोबारा टेस्ट करेंगे, तिबारा टेस्ट करेंगे, है ना, फिर से डेटा निकालेंगे। तो इसलिए ये एरो दिया गया है ना। आप फीडबैक दीजिए, है ना, अपने जो गाइड है उनको फीडबैक करिए, बताइए कि सर या मैडम हमने ये टेस्ट लगाया था पर देखिए ना डेटा लोअर कंसंट्रेशन पे कम होना चाहिए, हायर कंसंट्रेशन पे ज़्यादा होना चाहिए। सपोज मान लो कि ये जो भी आपने बनाया है ना वो ब्लड कैंसर के सेल को या ब्लड कैंसर पे वो वर्क कर रहा है, यानी उस कैंसरस सेल को वो खत्म कर रहा है, तो लोअर कंसंट्रेशन कम खत्म करेगा, हायर कंसंट्रेशन ज्यादा खत्म करेगा, ठीक है। पर आपका लोअर कंसंट्रेशन में ज्यादा खत्म कर दे रहा है, हायर कंसंट्रेशन में कम खत्म कर रहा है, ये तो बिल्कुल उल्टा बात हो रहा है। तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो सकता है एक्सट्रैक्ट बनाने में, कंसंट्रेशन बनाने में कहीं मिस्टेक हुआ हो, ठीक है। तो आप उसको एनालाइज करेंगे, आप फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, यानी फिर से टेस्ट आप लगाएंगे, राइट। इसके बाद क्या होगा, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, यानी जो भी डेटा आएगा उसका इंटरप्रिटेशन होगा, है ना, उसको समझा जाएगा कि आखिर चीजें हो कैसे रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, देन रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, एंड देन लास्टली क्या है, प्रेजेंटेशन होता है कि जो भी ये प्रोजेक्ट टीम है या जहाँ पर ये सबमिट करना था, जिनको सबमिट करना था, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, उनके सामने प्रेजेंट करना कि भाई हमने ऐसा ऐसा एक रिसर्च प्रॉब्लम राइज किया, उस पर हमने इन चीज़ों को सेलेक्ट किया, इस तरह से उसको बनाया, इतने कंसंट्रेशन पर बनाया, और ये डिफरेंट डिफरेंट हमने टेस्ट लगाया, और हमारे पास ये सारे डेटाज आए, और ये डेटाज का हमने इस तरह से स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके इसको एनालाइज किया, एंड फाइनली व्हाट आई कंक्लूड दैट दिस ड्रग, और ये जो चीज हमने यूज किया
दिस इज वेरी मच इफेक्टिव फॉर ब्लड कैंसर। ये आपने इंटरप्रिटेशन दे दिया, ठीक है, और इन चीज़ों को आपने प्रेजेंट कर दिया, दैट इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। तो यही जो भी स्टेप हम लोगों ने लास्ट पेज में देखा उसका ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। खैर, तो हम लोग क्या थे, पहले वाले स्टेप में ही थे, है ना। और पहला स्टेप हमारा क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम को डिजाइन या डिफाइन करना। Now, the researcher must at the same time examine all available literature to get himself acquainted with the selected problem. जो भी लिटरेचर है उसको आपको देखना होगा, समझना होगा, ताकि आप जो भी प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं उससे आप वेल नोन हो जाएं। ही मे रिव्यू टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर, दो तरह के लिटरेचर को वो रिव्यू कर सकते हैं। कौन कौन सा, द कॉन्सेप्चुअल लिटरेचर कंसर्निंग द कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी को बताता है, इस तरह के लिटरेचर को आप रिव्यू कर सकते हैं। और दूसरा कैसा है, एंड द इम्पीरिकल लिटरेचर कंसिस्टिंग ऑफ स्टडी इज मेड अर्लियर, यानी इसके पहले क्या क्या काम हो चुका है ना। जैसे इस प्लांट से रिलेटेड कुछ काम हो चुका है तो हम लोग लिटरेचर में दिखला सकते हैं कि फलाने फलाने लिटरेचर में इस लिखते हैं ना, कुमार एट एल, राइट, ऐसे लिखते हैं, दिस इज कुमार एट एल, मान लो 2014 इन्होंने वर्क किया था इस प्लांट के ऐसा ऐसा, और इन्होंने बताया है उसमें कि इसका जो लीफ है या मान लो इसका जो रूट है उसका जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है वो ब्लड कैंसर पे काम करता है, सपोज, ठीक है। तो इस तरह के भी जो इम्पेरिकल लिटरेचर है इसका भी रिव्यू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, which are similar to the one proposed. The basic outcome of this review, इस तरह का जो रिव्यू होता है उसका आउटकम क्या है, द बेसिक आउटकम ऑफ दिस रिव्यू विल बी द नॉलेज, को नॉलेज मिल रहा है, एज टू व्हाट डेटा एंड अदर मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस which will enable the researcher to specify his own research problem in a meaningful context. सोचो, तो आपने कहा कि भाई हमने सुना है कि इस प्लांट को या इस प्लांट का जो यूज है वो ब्लड कैंसर पर होता है, ठीक है। अब मान लो आपने लिटरेचर पढ़ा ही नहीं, ठीक है, ये जो आपने इम्पीरिकल लिटरेचर है, मान लो सपोज जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं, कुमार एटल 2014 हमारे नॉलेज में नहीं है, हमने जस्ट एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, है ना, कि हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं, और हमने जस्ट ये सोच लिया कि अरे ये जो प्लांट था वो जो है वो ब्लड कैंसर पे काम करता है। तो क्या हम एकदम आंख बंद कर इसका लीफ उठा लेंगे, स्टेम उठा लेंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। अगर जो हम ये लिटरेचर पढ़े होते तो इसमें लिखा था क्या, कि इसका जो लीफ है या इसका जो मान लो रूट है, उस रूट का भी क्या, एक्वस एक्सट्रैक्ट नहीं, फिनोलिक एक्सट्रैक्ट नहीं, तो मान लो इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट या अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, ठीक है, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, है ना। तो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो है वो इफेक्टिव है, क्या है, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो है वो इफेक्टिव है। तो क्या हुआ, आपका समय बच गया, आपको नॉलेज मिल गया कि अच्छा तो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट इफेक्टिव है, तो जरा देखो तो इस पेपर में अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया है, अच्छा तो ये स्टेप यूज करके इसने अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बनाया है, तो आपको नॉलेज मिल गया, आपका समय बच गया, आप उसी को फिर से बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, और फिर से आप देखोगे कि हाँ सही बात है, ये चीजें हो रही हैं, और फर्दर आप उस पर फिर वर्क करोगे, ठीक है। तो बेसिक आउटकम क्या है किसी भी रिव्यू का, या रिव्यू हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो इसका आउटकम क्या है कि ये नॉलेज हम लोग को देता है, और इनेबल द रिसर्चर, रिसर्चर को इनेबल करता है टू स्पेसिफाई हिज ओन रिसर्च प्रॉब्लम, अपना जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको स्पेसिफाई करने के लिए ना मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है कि जिस प्लांट के बारे में हमने सुना है, इस पर जो इसमें वर्क हुआ है, इससे इसको पढ़ के हमको ये लगे कि भाई होता तो है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, तो फिर क्यों समय बर्बाद करने गए हम, या क्यों समय बर्बाद करने जाते हैं, समय बर्बाद हो जाता है ना। तो बेटर है ना कि पहले लिटरेचर रिव्यू देख लें। तो लिटरेचर रिव्यू दो तरह का हुआ, कौन कौन सा, या रिव्यू जो है वो दो तरह का हुआ, कौन कौन सा हुआ, एक हुआ अपना कॉन्सेप्चुअल लिटरेचर
और दूसरा हुआ अपना इम्पीरिकल लिटरेचर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या है, द रिसर्चर रीफ्रेजेस द प्रॉब्लम। ये सब चीज़ों को पढ़ने के बाद रिसर्चर जो है रिफ्रेज करता है प्रॉब्लम को इनटू एनालिटिकल और ऑपरेशनल टर्म्स। ठीक है? दैट इज टू पुट द प्रॉब्लम इन एज स्पेसिफिक टर्म एज पॉसिबल। किसी स्पेसिफिक टर्म में उसको पुट करता है, उसको पेश करता है या उसको प्रेजेंट करता है। ठीक है? दिस टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग और डिफाइनिंग, यानी आपने एक ब्रॉड वे में पहले प्रॉब्लम को लिया, फिर आपने लिटरेचर रिव्यू किया, आपने देखा, आपको लगा कि अरे रे रे रे, प्लांट ऐसा अच्छा, प्लांट का रूट ऐसा अच्छा, रूट में भी अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट अच्छा अच्छा, ये और अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट में भी इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे लो, कंसंट्रेशन पर, है ना, इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर। तो हुआ क्या, पहले तो आप कैंसर सोचे थे, कैंसर से आप ब्लड कैंसर पर आए, ब्लड कैंसर में भी आपने प्लांट को सोचा, प्लांट में भी आपने रूट को सोच लिया, रूट में भी आपने अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को सोच लिया, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट में भी क्या, वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भी आपने वहां से निकाल लिया, या आपके पास इंफॉर्मेशन मिल गया, आपको नॉलेज मिल गया। ठीक है? तो स्पेसिफिक टर्म एज पॉसिबल, है ना, कहाँ पर थे हम लोग, दिस टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग और डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्टेप ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। द प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेटेड मस्ट बी डिफाइंड unambiguously, for that will help discriminating relevant data from irrelevant one। हम लोग यहाँ पर थे, दैट इज टू पुट द प्रॉब्लम इन एज स्पेसिफिक टर्म एज पॉसिबल। तो आगे ना पूरा एक जनरल वे से होते हुए स्पेसिफिक टर्म पर आ गए। ठीक है? तो ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, जब हम लोग डिफरेंट लिटरेचर्स को हम लोगों ने स्टडी किया, उसको हम लोगों ने रिव्यू किया। ठीक है? नाउ दिस टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग और डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, इस तरह से जब हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं, इज अ स्टेप ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंस, दिस इज ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका इन द इंटायर रिसर्च प्रोसेस। जितना भी रिसर्च प्रोसेस आप करने वाले हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना। दिस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने अगर रिसर्च प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं किया, तो आप आगे रिसर्च कैसे कर पाओगे, आप कैसे रिसर्च का जो रोड मैप है वो बना पाओगे, रिसर्च डिजाइन कैसे बना पाओगे, है ना। इसलिए प्रॉब्लम को डिफाइन करना इज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। नाउ द प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेटेड मस्ट बी डिफाइंड अनएम्बिगुअसली। जिस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना है उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, फॉर दैट, इसके लिए विल हेल्प डिस्क्रिमिनेटिंग रिलीवेंट डेटा फ्रॉम इररिलीवेंट वंस। जैसे ही हम लोग बहुत सारे रिव्यू को जब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के बाद हम लोग को हो सकता है हमारे काम की चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है उसको आप अलग हटाते जाओ, घसकाते जाओ, हटाते जाओ, किनारे करते जाओ, और जो अपने काम की चीजें हैं विच आर रिलीवेंट वन, उसको आप अलग से रखते जाओ, एकत्रित करते जाओ, कलेक्ट करते जाओ। ठीक है? तो डिस्क्रिमिनेट तो आपको करना ही पड़ेगा रिलीवेंट और इररिलेवेंट डेटा के बीच में। ठीक है? एंड केयर मस्ट हाउएवर बी टेकन टू वेरीफाई द ऑब्जेक्टिव एंड वैलिडिटी ऑफ द बैकग्राउंड फैक्ट्स कंसर्निंग द प्रॉब्लम। आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी अपने ऑब्जेक्टिव को वेरीफाई करने के लिए, और वैलिडिटी ऑफ द बैकग्राउंड फैक्ट्स कंसर्निंग द प्रॉब्लम, यानी जो भी आपने प्रॉब्लम अराइज किया है, रिसर्च प्रॉब्लम जो आपने बनाया है,
उसके जो भी फैक्ट्स हैं उसको वैलिडेट करने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। ठीक है? फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफन फॉलोज a sequential pattern where a number of formulations are set up. Each formulation is more specific than the preceding one. यानी पहले जिस तरह का था उससे और बेटर वे में आप उसको फॉर्मुलेट कर रहे हो. Each one phrased in more analytical term and each more realistic in terms of the available data and resources. जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, भाई जितना रिसोर्स होगा, जितना चादर होगा, उतना ही तो पैर फैलाएंगे. तो जितना रिसोर्स अवेलेबल है उसी रिसोर्स पर तो आगे बढ़ेंगे, जितना डेटा अवेलेबल है उसी पर आगे बढ़ेंगे, फिर नया डेटा बनाएंगे, राइट? तो जो भी रिसोर्स है, जो भी डेटा अवेलेबल है, उसी के तर्ज पर या उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, और बेटर वे में अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं या उस पर और अच्छे से वर्क करने वाले हैं. ठीक है? Each formulation more specific than the preceding one. यानी पहला जो बनाया था, अब जो बनाया है वो उससे बेटर बनाते जाएंगे. ठीक है? और लिटरेचर पढ़े, और चीज़ें सामने आई, उसको और अच्छा बनाया. फिर से कुछ लिटरेचर पढ़ लिया या पता चला चलो वो भी देख लेते हैं, तो लगा कि अरे अपन ऐसे कर रहे थे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करके देखते हैं, तो और बेटर बना लिया. ठीक है? और ज़्यादा ही उसको एनालिटिकल टर्म्स में अपन फ्रेज कर लिए, बना लिए. ठीक है? तो ये जो था, ये था हमारा पहला स्टेप. और वो क्या? रिसर्च प्रॉब्लम को डिज़ाइन करना या रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना. तो इन सारे चीज़ों में एक चीज़ ये जो है, इसका जो निचोड़ मैं बताऊं आपको, कि पहला जो स्टेप होता है वो होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना उसके आप रिसर्च में आगे बढ़ नहीं सकते हो, वो है प्रॉब्लम को खोजना, प्रॉब्लम को निकालना. और प्रॉब्लम तब निकलेगा, एक, या तो आपके गाइड ही आपको बता दें कि यही है प्रॉब्लम, तुमको इसी पर काम करना है, या दूसरा, गाइड आपसे कहें कि आप ही अंदर से अपना निकालो, आपका इंटरेस्ट क्या है और आप किस पर काम करना चाहते हो, राइट? और जो भी रिसोर्स है, उस रिसोर्स के अकॉर्डिंगली आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने फील्ड को आपको चुनना है. ठीक है? और उसके अकॉर्डिंगली आपने जब अपने फील्ड को चुन लिया तो वो बहुत ब्रॉड है. अब उससे आपको स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक टॉपिक पर आना है. तो उससे आप, यानी जनरल टॉपिक से आप स्पेसिफिक टॉपिक पर आइए. इसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है रिव्यू लिटरेचर का. और लिटरेचर रिव्यू में दो चीज़ें आ जाती हैं. पहली बात आ जाती है, या पहला जो आ जाता है वो इम्पीरिकल लिटरेचर, और दूसरा जो आ जाता है वो कॉन्सेप्चुअल लिटरेचर. जो कॉन्सेप्चुअल लिटरेचर है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके थ्योरीज को इंक्रीज करेगा, जैसे कि बुक्स है ना. और जो इम्पीरिकल लिटरेचर है वो आपके प्रॉब्लम पर अभी तक क्या-क्या काम हो चुका है, किन-किन लोगों ने क्या-क्या वर्क किया है, वो चीज़ें उसमें बताई जाएँगी. और ये आपको मिलेगा जो रिसर्च पेपर होता है उस पर. ठीक है? फिर धीरे-धीरे आप जब रिसर्च पेपर या जो भी रिव्यू लिटरेचर आपने पढ़ा है उसको यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम को, यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा डेप्थ में आप लेकर के आएंगे, आप बेटर टू से आप उसको स्पेसिफिक बनाएंगे, है ना. स्पेसिफिक टर्म्स पर आप उसको ले टर्म पर लेके आएंगे, उसको काफ़ी स्पेसिफिक बना लेंगे. ठीक है? तब जो है, समझिए आपने ये जो आपका प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, आपने उसको डिज़ाइन कर लिया या आपने फॉर्मुलेट कर लिया. तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है. ठीक है? जो दूसरा स्टेप है वो है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे. और सेकंड स्टेप एंड ऑनवर्ड्स जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.
तो इस वीडियो में यहीं तक। तो स्टूडेंट्स चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कर प्रयास भाग मत